गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार बच्चों। मैं योग्यता राजपूत आज आप लोगों को पर्वत प्रदेश में पावस कविता पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जानने के लिए आगे का वीडियो देखिएगा, जिसमें हमने सुमित्रा नंदन पंत जी के जीवन परिचय के बारे में बताया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, आइए हम कविता में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु आने पर प्रकृति पल पल में अपना रूप किस तरीके से बदलती रहती है, कवि ने ऐसी ही अपनी एक अनुभूति को कविता के रूप में अभिव्यक्त करते हुए तालाब और झरनों को सुंदर ढंग से चित्रण किया है। कवि ने पहाड़ों को मानवीकृत रूप में चित्रित करते हुए उनकी चोटी पर खड़े विशाल वृक्षों का वर्णन करते हुए उनकी मन की आकांक्षाओं को मूर्ति रूप में अभिव्यक्त किया है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो कविता लिखी है, उस कविता का पहला काव्यांश हम देखते हैं। वर्षा ऋतु थी, कहने का अर्थ है पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। पावस मीन्स होता है वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्र। पल पल क्षण क्षण में या हर क्षण। प्रकृति वेश यानी प्रकृति का रूप। मेखलाकार करधनी के आकार की पहाड़ी की ढाल। आपार विशाल। सहस्र हजार। दृग सुमन पुष्परूपी आंखें। फाड़ खोलकर अवलोक देखना। निज अपना महाकार विशाल आकार। ताल तालाब। दर्पण आईना या शीशा। चलिए अब इस काव्यांश के अर्थ को हम जान लेते हैं। चलिए पहले काव्यांश के अर्थ को देखते हैं। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि पावस ऋतु थी यानी वर्षा ऋतु थी, और कैसा क्षेत्र था? पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, जिसमें प्रकृति अपने वेश को, अपने रूप को हर एक क्षण में परिवर्तित बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार यानी करधनी के आकार का, ठीक सामने करधनी के समान विशाल पर्वत यानी करधनी के आकार का विशाल पर्वत फैला हुआ था। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़ और लोक रहा है बार बार, उसी पर्वत पर खिले हुए हजारों फूल ऐसे लग रहे थे मानो पर्वत की आंखें हों, और पर्वत उन असंख्य आंखों से नीचे अवलोक रहा है, बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? अपने प्रतिबिंब को, अपने विशालकाय
नीचे जल में निज महाकार, यानी नीचे जल में वो अपने महाकार विशाल शरीर के प्रतिबिंब को देख रहा है। किससे देख रहा है? अपने हजारों पुष्प रूपी आंखों से। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। और वास्तव में उसी पर्वत के पास एक विशाल तालाब भी था। उसी पर्वत के पास एक विशाल यानी बड़ा तालाब भी था। और वो तालाब जो है कौन सा काम कर रहा था? पर्वत को आईना दिखाने का काम कर रहा था। दर्पण सा फैला है विशाल, यानी शीशे की तरह, आईने की तरह फैला हुआ है। चलिए हम दूसरे काव्यांश को देखते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते झांग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च कांछाओं से तरवर, है झांक रहे नीरो नभ पर, अन्मेष अटल कुछ चिंता पर। तो शब्दार्थ देखते हैं। गिरि मीन्स पहाड़, गौरव महिमा या बड़ाई, मद मस्ती, नस नस रग रग, उत्तेजित जोश से भरे हुए, लड़ी श्रृंखला या माला, झरते गिरते, झाग फेन, निर्झर झरना, उर हृदय, उच्च कांक्षा ऊंचा उठने की कामना, तरुवर बड़े बड़े पेड़, नीरव नभ शांत आकाश, अनिमेष एक टक देखना या पलक न झपकाना, चिंता पर चिंतित या चिंता में मग्न। आइए हम दूसरे काव्यांश के अर्थ को देखते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। कवि कहता है कि पर्वतों पर बहने वाले झरनों के झरझर की आवाज को सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो गिरि का गौरव यानी पर्वतों के गौरव का गुणगान कर रहे हों। मद में नस नस उत्तेजित कर, मानो वो पर्वतों का गुणगान जो कर रहे हैं उनकी आवाजें नस नस में जोश भर देती हैं तथा मन में उत्साह और उमंग भर देती हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। और पर्वतों पर बहने वाले झाग से भरे झरने झरते हुए मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। गिरिवर के उर से उठकर उच्च कांछाओं से तरवर, और पर्वतों के ऊपर ऊंचे ऊंचे विशाल जो पेड़ हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अपने मन में ऊंची ऊंची आकांक्षाओं को छिपाए हुए हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, अनमेष अटल कुछ चिंता पर। वो इस प्रकार लग रहे हैं जैसे नीरव शांत आकाश की तरफ अनिमेष बिना पलक झपकाए वो देख करके कुछ सोच रहे हैं, कुछ चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि वे आकाश के रहस्य को जानना चाहते हैं। उड़ गया अचानक लोभोधर, फड़का आपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर। है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में शबह साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में बिचर बिचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। चलिए शब्दार्थ को जान लेते हैं। भूधर मीन्स पहाड़, आपार मीन्स जिसका पार ना हो, पारद के पर पारे के समान ध्वल एवं चमकीले पंखों वाला, बादल रवशेष केवल आवाज का रह जाना, भू धरती धस गए नीचे दब गए, शबह भय के साथ, शाल एक वृक्ष का नाम जो पहाड़ों पर पाया जाता है, ताल तालाब, जलदयान बादल रूपी विमान, विचर विचर घूम घूम कर, इंद्रजाल जादू भरे कारनामे। चलिए हम काव्यांश के अर्थ को जानते हैं। उड़ गया अचानक लोभूधर, फड़का आपार पारद के पर। कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे अचानक एक पूरा पर्वत
पारे के समान सफेद हो गया हो और चमकीले पंखों को फड़फड़ाता हुआ ऊपर आकाश में उड़ रहा हो। रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। और ऐसा लगता है कि जैसे अगर कुछ शेष बचा है तो वो झरनों के झरझर की आवाज। इसके पश्चात इन बादलों से इतनी तेज वर्षा हुई जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। टूट पड़ा भूपर अंबर, जैसे आकाश धरती पर टूट पड़ा हो और उसने वर्षा रूपी बाणों से धरती पर आक्रमण कर दिया हो। धस गए धरा में शबह साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। और उसके पश्चात ऐसा लग रहा है कि साल के जो विशाल वृक्ष बादलों के झुंड में ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो भयभीत होकर धरती में धस गए हों। और तालाब के जल से इस तरह धुआं उठने लगा है मानो उसमें आग लग गई हो। यूं जलदयान में विचर विचर था खेलता इंद्रजाल। इस प्रकार वर्षा के देवता इंद्र जैसे लग रहा है कि इंद्र रूपी विमान में घूम घूम कर अपने जादुई करतब दिखा रहे हैं, जिसके कारण पर्वतों पर क्षण क्षण में विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कविता पसंद आई होगी। अगर कविता पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।